जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए फिर एक डिस्कशन आपके लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीटीएस टेस्ट नंबर 6। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे एसपी सिंह सर का एक मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत हम लोग ये सब डिस्कशन और यूट्यूब के रैपिड फायर और दूसरे प्रोग्राम्स आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। और हम लोग की पूरे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की यही सोच है कि जितने भी बच्चे हम लोग से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। हम लोग इतने सेशन उनको दें कि उनको नीट एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आप जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 3 कार्बोकैटायंस दिए गए हैं और उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना। तो अब बच्चा यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोकैटायन है हमारा, इस कार्बोकैटायन में ये एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ये हाइपर कॉन्जुगेटिव H रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा, हालांकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन पहले अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा तो हम लोग स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज हो रहा। और यहाँ पर देखिए कि इस कार्बोकैटायन के बगल में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और इसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये एक रेजोनेंस का टाइप है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा। इसको आप बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हो, कुछ बुक्स में इसको बैक बॉन्डिंग लिखा रहता है, यानी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, कार्बन प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा। तो ये एक प्रकार से बैक बॉन्डिंग है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा। इसमें देखेंगे तो इसके पास यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 5 अल्फा H है और साथ साथ में OCH3 का माइनस आई इफेक्ट है। तो पहली बात तो 6 अल्फा एच से 5 अल्फा एच है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। दूसरा, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी कम हो गई। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सामने स्पष्ट है कि जो हमारा सेकेंड नंबर का कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस लग रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को प्रिफर करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी पे। और ये जो फर्स्ट है ये सेकंड नंबर पे स्टेबल होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में 6 अल्फा एच थे, इसके पास 5 अल्फा एच थे थर्ड वाले के पास, ये सबसे कम स्टेबल होगा। और इसमें माइनस आई फैट की वजह से भी अनस्टेबिलिटी आ रही थी। इस वजह से ऑप्शन मेरे पास सेकंड, फर्स्ट और थर्ड वाला कौन सा होगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 51 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन दी गई है और ये K1 है। इस इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है। आपको K1 और K2 में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। अब आप क्या करिए कि आप ये सोच लीजिए कि ये जो K1 रिएक्शन है इसको हम K2 टाइप में लिखेंगे, और फिर जब लिखेंगे तो फिर हमारे पास जो जो चेंजेस K1 में आएंगे उसको हम लोग देख लेंगे, बिकॉज यहाँ पर नहीं नहीं, K1 इक्वल टू हमें करना है K2, तो इसको नहीं चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है कि यहाँ पे SO3 लेफ्ट साइड है, यहाँ राइट साइड है। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, इक्वेशन 2 रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब हम लोग ने इसको रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब जब भी किसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में आप लिखते हो तो उसका जो नया के होता है पुराने वाले के का इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2SO2 प्लस O2, दिस गिव्स 2SO3। और मान लीजिए अब एक K डैश मेरे पास, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K डैश है, और K डैश को अगर इससे रिलेट करें
तो इधर जाने पर SO3 से SO2 में K2 होता था, तो SO2 से SO3 में 1/K2 हो जाएगा। हमको इस रिएक्शन को इतने चेंजेस करने कि इस तरह से बन जाए। अब यहाँ पर तो 2SO3 था, यहाँ 2SO3 है मेरी रिएक्शन में, इसमें 1SO3 है, यानी मुझे 1SO3 करना। मान लो ये रिएक्शन नंबर 3 बन गई मेरी। अब मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिएक्शन 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे नई रिएक्शन आ जाएगी 2/2SO2 प्लस हाफ O2, दिस गिव्स 2/2SO3। अब मान लीजिए हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो K डबल डैश आया, तो K डबल डैश बच्चा। अब क्योंकि हमने K डैश वाली रिएक्शन में 2 से डिवाइड किया है, तो ये K डैश की पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 1/√K2 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर हाफ होती है वो अंडर रूट होती है। अब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे 1SO2 आ जाएगा, यहाँ पे हाफ O2 आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो K1 है, K1 बराबर हो जाएगा 1/√K2 के। तो आप देखिए क्या कोई ऐसा रिलेशन है, 1/√K2। तो K1 बराबर 1/√K2, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ रही है, सेकेंड मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। देखिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, ये मुझे दिए गए हैं 4 एनायन, और इन एनायन में मुझे क्या कंपेयर करना, आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। तो अब आपको ये बात तो पता ही है कि जब भी हम एनायन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो एनायन, या देखो प्लस और माइनस अपने आप में एक प्रकार की अनस्टेबिलिटी है। जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो स्टेबल होती है। तो अगर किसी में प्लस आ गया, मान लो मेरे पास एक प्लस प्रॉब्लम आ गई, तो कोई अगर मुझे माइनस देगा तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो प्लस न्यूट्रलाइज होगा। अब मेरे पास माइनस है तो कोई मुझे प्लस देगा तो मेरी स्टेबिलिटी इनहेंस होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अभी ये सब एनायन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वो तब बढ़ेगी जब उस पे कोई ऐसा फैक्टर लगे जो प्लस क्रिएट कर रहा हो। और प्लस कैसे क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने से। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है -R इफेक्ट, जिसे आप -M भी कहते हो, या -I इफेक्ट हो। -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, एनायन पे प्लस आने लगेगा। या फिर अगर +R इफेक्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और +I इफेक्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग ने यहाँ पर देखा कि इस एनायन के अपोजिट साइड ये CH3 लगा, तो ये तो CH3 बच्चा +I इफेक्ट डाल रहा, +I इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी हमने ऐसे नीचे एरो करके डिक्रीज करा दी। यहाँ पर इस पे Cl लगा है, ये -I इफेक्ट डाल रहा, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये F लगा, ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज F की इलेक्ट्रॉनिक Cl से ज्यादा है, या ये कह सकते हैं F का -I इफेक्ट Cl की तुलना में ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ पर 2F आ गए तो इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 4th हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ने ये बात पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि जो -I या +I इफेक्ट है उसको DNP मोड में हम चेक करते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस फैक्टर। अगर डिस्टेंस दो फैक्टर की सेम है तो नंबर किसके ज्यादा है, और नंबर भी अगर सेम है तो स्ट्रेंथ अर्थात पावर किसकी ज्यादा है। तो हम लोग को यहाँ पर देखो डिस्टेंस तो सब में सेम है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे है, यहाँ भी सेकेंड कार्बन पे इफेक्ट लग रहा है। तो हमने नंबर को देखा तो नंबर इसका ज्यादा, तो इसलिए 4th वाला स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है और फिजन हो रहा है और हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, तो हेट्रोलिटिक फिजन को किस मोड में दिखाएंगे। तो देखिए हेट्रोलिटिक फिजन में आप लोग को पता है
कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक की तरफ मूव कर जाता है, और इसे एक फुल फिश एरो से दिखाते हैं। हाफ फिश एरो से फ्री रेडिकल के चेन को, होमोलिसिस को, और फुल फिश एरो या कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। अब जो कर्व्ड एरो में क्या करते हैं कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो का हेड और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो की टेल होनी चाहिए। अब इसमें CH3Br में Br है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसको ऐसे होना चाहिए था, ये गलत दिखाया गया है। और दूसरी बात, CH3 की तरफ एरो जा रहा है और CH3 पे प्लस दिखा रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि जिसकी तरफ एरो की टेल है वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखिए ये एरो ऐसे बना, CH3 प्लस Br पे माइनस, ये मेरा सही बनाया हुआ, ये बनाया तो सही है लेकिन CH3 पे माइनस कर दिया, जबकि Br पे माइनस करना चाहिए, गलत हो गया। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये तो होमोलिसिस हो गई। तो हेट्रोलिसिस पूछी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? सेकंड। यहाँ पर सेकंड का रिप्रेजेंटेशन सबसे सही है, और बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने सबने कर लिया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो बिल्कुल इजी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है, या रिएक्टेंट अगर 2 या 2 से अधिक है तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट के एक्टिव मास की मल्टीपल प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और एक्टिव मास क्या होता है? मोलैरिटी मोस्टली होता है। अगर वो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, अभी सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी होता तो सॉलिड का इफेक्ट नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट दे दिया, ये भैया गलत हो गया, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लेना था। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हालांकि एक्टिव मास कंसंट्रेशन ही होता बट प्रोडक्ट लिख दिया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सही हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ मोलर कंसंट्रेशन से ज्यादा बेटर ऑप्शन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट होना चाहिए था। अब अगर यहाँ पर फोर्थ में एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट होता तो मैं एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ चला जाता, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं 55 का थर्ड मान रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 56, मैच करने का। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की क्या खास बात होती है? कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर शेप लगता है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन में कह रहा है पहला तो साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन, तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन सकता है, साइक्लोहेक्सेन और 1 हेक्सीन। और फिर मुझसे कह रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल में देखिए क्या आपको मैच करेगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन में साइक्लोहेक्सेन, नहीं साइक्लोहेक्सेन कैसे हो जाएगा भाई? साइक्लोहेक्सेन में तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें कार्बोकेटायन है ही नहीं, तो फर्स्ट का ए नहीं हो सकता। कॉन्जुगेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड एम्प्टी, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त है, तो देखो थर्ड का तो बी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसे ये C डबल बॉन्ड C है और ये C और ये H है, अब ये वाला ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब अगर ये जो प्लस है इस पे एक ऑर्बिटल हमारी खाली होगी p की, और ये जो H वाला है ये H हट जाएगा, और इसकी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड विद एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट एडजेसेंट पॉजिटिवली, ये सबसे ज्यादा मैच हो गया। अब आ गया, अब हमारे पास आ गया आइसोमर, तो ये मैच हो गया। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है हमारे पास C6H12, और अगर 1 हेक्सीन की बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 हेक्सीन है, इसका फॉर्मूला भी C6H12 होगा। ये एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आइसोमेरिज्म का इससे जाके मैच कर जाएगा। फिर हम लोग को कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन की यही शर्त होती है,
sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इतने में ही मिल जाना चाहिए मुझे। तो फर्स्ट का सी केवल सेकंड में, पहले पहले अगर हम फर्स्ट का सी मिला लेते तो भी हमारा काम बन जाता, बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट का डी है, यहाँ फर्स्ट का सी है, ये भी डी है, ये भी ए है, तो सेकंड ही हमारा होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी जानने की उद्देश्य से देखें, सेकंड न्यूक्लियोफाइल ई है, स्पीसीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जी हाँ, ये भी सही है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो डोनेट कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। थर्ड का बी, तो थर्ड का बी हम लोग ने मिलाया हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ का ए आइसोमर मिला लिया है। और अब आगे फिफ्थ का sp हाइब्रिडाइजेशन एथाइन के पास होगा, तो डी हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट चलिएगा, मैच द इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल अब ट्राइगोनल प्लेनर और पिरामिडल, तो शायद ये CH3 फ्री रेडिकल की बात कर रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं। CH3 फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगर ये CF3 फ्री रेडिकल होता, CF3 फ्री रेडिकल होता, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता और पिरामिडल होता। तो अगर ये बात कहें कि ये ऑलवेज सही है, तो ये ऑलवेज तो सही नहीं है, लेकिन मैं देख लूं और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैंने आपके सामने दोनों बातें रख दी। फ्री रेडिकल, अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, बट सारे फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होते, कुछ पिरामिडल भी होते हैं। फिर कार्बोकेटायन ट्राइगोनल प्लेनर होगा। दो दो एक से मैच हो गए। देखें भैया, फर्स्ट का ए सेकंड का ए, ओके, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। और कार्ब एनायन पिरामिडल होता है सर, ये कार्ब एनायन सी पे माइनस और 3H आ गए, sp3 हाइब्रिडेशन होगा और पिरामिडल होगा। कार्बोकेटायन में C पे प्लस होता है और इस तरीके से 3H आ गए, ये हो गया। वैसे फ्री रेडिकल का भी होना चाहिए था A और B, वैसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। फ्री रेडिकल का AB होना चाहिए था, कार्बोकेटायन का केवल A होना चाहिए था और कार्ब एनायन का B होना चाहिए था केवल। तो अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। 58, देखो ये तो वही वाला आ गया, अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, रेजोनेंस लग जाएगा। तो कह रहा है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये सही हो गया। फर्स्ट का ए मैच हो गया। फर्स्ट का ए देखो किसमें है, फर्स्ट का ए दो जगह है, तो आगे चलना पड़ेगा। F3C प्लस डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, कर सकते हो, कह सकते हो। वैसे जो CF3 प्लस होता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है। जो CF3 प्लस होता है उसके लिए ये माना जाता है कि ये डी स्टेबलाइज नहीं होता, बल्कि स्टेबलाइज होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग इसके अंदर, या रेजोनेंस। तो ये स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो सेकंड का भी ए होना चाहिए था, फर्स्ट का भी ए और सेकंड का भी ए, लेकिन किसी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग इसी को मजबूरी में इसको मान ले रहे हैं। तो सेकंड का बी, फर्स्ट का ए, जैसे फर्स्ट का ए और सी दिखाया यहाँ पे, तो फर्स्ट का ए और सी स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, ये स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता। तो फर्स्ट का ए और सी दो दो पॉसिबल हो सकते हैं हमारे सामने। और इस हिसाब से सेकंड का हमको देना चाहिए था स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन सेकंड का हमको दिया नहीं है, यहाँ पर सेकंड का सी है, तो ये तो होगा नहीं। तो फर्स्ट का चलिए फाइनलाइज कर देते हैं, ए भी है और सी भी है, क्योंकि हमने इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। इसके पास 3 और 2, 3 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से अल्फा हाइड्रोजन से भी स्टेबलाइज हो रहा और ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा। इसकी बात करेंगे तो ये केवल रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा।
तो थर्ड का केवल सी, तो ये थर्ड का सी सही है, सेकंड का बी सही है, मतलब सेकंड का बी मान लेते हैं, वैसे तो ये होना चाहिए था सेकंड का ए, और फर्स्ट का ए और सी दो सही है, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो फोर्थ तो केवल जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी है, तो फोर्थ का सी भी सही है और फोर्थ का डी भी सही है। ओवरऑल मिला के सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। तो देखिए मैंने जो बातें कही मैं उनको रिपीट कर दे रहा हूं आपको फिर से, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके दिमाग में। देखिए ये जो एक कार्बोकैटायन, ये इधर ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा, और इधर 3 अल्फा एच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा। तो बताया फर्स्ट का ए भी सही है और सी भी सही है। हालांकि अगर मोस्ट करेक्ट मानते, कोई एक चुनना होता तो रेजोनेंस लगाते, क्योंकि जब रेजोनेंस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है उसी से डिसाइड होता है, वीक से डिसाइड नहीं होता स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। तो फर्स्ट का ए और सी यहाँ दोनों सही है। जहां तक बात सेकंड की है, CF3+ रेडिकल स्टेबलाइज होता है बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस से। अब लेकिन उसमें F आपका इंडक्टिव भी लगा रहा है, तो हाफ इंफॉर्मेशन दी है, डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो हमने सेकंड को बी कर लिया। हालांकि हमने बताया था कि सेकंड के साथ ए भी जुड़ना चाहिए था, क्योंकि स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है केवल, और कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। और फोर्थ में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, और साइमल्टेनियसली ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी है, तो फर्स्ट मोस्ट करेक्ट हमारा सही हो रहा है। वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन Kc Kp, ये फॉर्मूला दिया गया, डेल्टा Ng निकालना बहुत इजी है। डेल्टा Ng मीन्स होता है, आपने पढ़ा है, टोटल गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका डेल्टा Ng होता है। यहां पर देखिए गैस है तो ये 1 ले लिया, यहां भी गैस है इसको भी 1 ले लिया, ये सॉलिड है इसको काउंट नहीं करोगे तो यहाँ पे मेरे को 2 मिल जाएगा, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का फोर्थ ऑप्शन मैच करिएगा, 59 का फोर्थ ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में एक रिएक्शन दी गई है, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 प्लस I2 2HI द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 0 से बड़ा। इसका मीन्स ये हुआ कि डेल्टा G0 पॉजिटिव है भाई साहब। अब डेल्टा G0 पॉजिटिव हमको दिया गया, तो हमको K पूछा है कि K क्या होगा। तो डेल्टा G0 वाली इक्वेशन जानते हो ना, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, ये है इक्वेशन। अब अगर आपको डेल्टा G पॉजिटिव चाहिए तो log K का वैल्यू निगेटिव चाहिए होगा, और log K का वैल्यू निगेटिव तभी होगा बच्चा जब K का वैल्यू 1 से कम होगा। तो K इज लेसर देन जब 1 होगा तो log K निगेटिव आएगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में कौन इक्विलिब्रिया की शर्त को फॉलो नहीं कर रहा। तो पहली शर्त है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर, ये बात सही है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम अगर आप ओपन कंटेनर में मान लो एक प्रोसेस चल रहा हो, एक प्रोसेस कर रहे हो जिसमें लिक्विड को गैस में बदलना, तो लिक्विड गैस में बदलेगा, कंटेनर ओपन है तो गैस तो रिमूव हो जाएगी, तो वापस रिवर्सिबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो क्लोज कंटेनर रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है, बट वो कह रहा नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाती हैं।
ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, ये गलत है और मुझे गलत ही चाहिए था। फिजिकल प्रोसेस स्टॉप नहीं होते। जैसे अगर लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है तो इसका मीन्स ये नहीं कि लिक्विड से गैस बनना रुक गया या गैस से लिक्विड बनना रुक गया। लिक्विड से गैस भी बनेगी, गैस से लिक्विड भी बनेगा, बट सेम स्पीड से। तो आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज देखने को नहीं मिलेगा। द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एट देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, यही बात मैंने भी आपको समझाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। PCl5, PCl3, Cl2, ये सब वैल्यूज दी गई हैं इक्विलिब्रियम पे और मुझे Kc निकालना। तो ठीक है, Kc के लिए यहां पर मैं इसमें इक्वेशन लगाऊंगा। PCl3 का एक्टिव मास, Cl2 का एक्टिव मास अपॉन PCl5 का एक्टिव मास। एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसेंट्रेशन या मोल पर लीटर। अब देखो PCl3 का कितना दे रहा है, 1.2 इंटू 10⁻³ और इसका भी 1.2 इंटू 10⁻³ और PCl5 स्टार्टिंग में लिखा था 0.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को 10⁻³ से कैंसिल कर दिया, ये डेसिमल हटा दिया, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और ये 2 यहाँ पे 0.6 आ गया। तो ये 0.6 इंटू 3 1.8 इंटू 10⁻³ आ गया। तो 1.8 इंटू 10⁻³ आ तो गया, बट दो जगह दिया, 10⁻³ 10⁻³। तो अब मुझे यूनिट भी देखना पड़ेगा कि कोई यूनिट है या यूनिट नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट मोल पर लीटर थी, इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर थी, इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर थी। तो ये 1 मोल पर लीटर वाली यूनिट को कैंसिल कर दो तो मुझे मिल क्या जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ये यूनिट आएगी और यहां पर लीटर मोल इनवर्स है और यहाँ पे 10⁻³ है, मेरा -3 आना चाहिए। तो और मेरी यूनिट आ रही थी मोल पर लीटर। तो अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए, इसमें मुझे मानना चाहिए सेकंड ऑप्शन। यहां पर वैसे यूनिट दी होनी चाहिए थी मोल पर लीटर, क्योंकि लीटर मोल इनवर्स तो हो नहीं सकती है यूनिट मेरी, तो हम ये लिख नहीं सकते हैं, इसमें तो गलत बिल्कुल दिया। तो यहाँ संदेह का लाभ देते हुए सेकंड ऑप्शन को हम करेंगे। इस ये वैल्यू नहीं मैच कर रही, ये वैल्यू नहीं मैच कर रही, ये दोनों वैल्यू तो मैच कर रही हैं लेकिन इसमें लीटर मोल इनवर्स है और इसमें कोई यूनिट नहीं, तो हमने इसी कर दिया। वैसे भी सेकंड पहले पढ़ा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेकंड ही मार देंगे, वो इतना देखेंगे नहीं कि यहाँ पर ये भी वैल्यू मैच हो गई है। What is the unit of Kc for the reaction? तो अब यूनिट ऑफ Kc को जैसे हमने यहाँ ऐसे निकाला था, एक तरीका और भी है, वो आपने पढ़ा होगा। यूनिट ऑफ Kc इक्वल टू होगा मोल लीटर इनवर्स और पावर डेल्टा एन। मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन में ये मोल्स लिए जाएंगे, ये 2 मोल्स हैं, ये नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, टोटल आया -2, तो डेल्टा एन आ जाएगा -2। चलिए लगाते हैं, मोल लीटर इनवर्स की पावर -2, तो ये आ जाएगा मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। तो मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2, और कोई तो नहीं मैच हो रहा, नहीं, तो 63 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मिलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 की तरफ। एसरेशन रीजन, एसरेशन रीजन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। When inductive and electromagnetic effect operate in opposite direction,
द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स, ये बात गलत हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की पावर इंडक्टिव इफेक्ट से सबसे ज्यादा होती है। देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस की पावर होती है, रेजोनेंस से भी ज्यादा बैक बॉन्डिंग की और एरोमेटिसिटी की पावर है। तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं। सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी अगर मेंटेन है तो स्टेबिलिटी आएगी, मतलब सबसे स्ट्रांग फैक्टर है। और एरोमेटिसिटी के बाद बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस का एक टाइप है। फिर रेजोनेंस की पावर आती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की पावर आती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की पावर आती है, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की पावर आती है लास्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रीडोमिनेट होगा। तो एसरेशन तो भाई साहब गलत हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो ये गलत हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियल ट्रांसफर होता। तो ये दोनों बातें गलत हो गई, यानी कि बोथ एसरेशन एंड रीजन फॉल्स। तो मैं करूंगा फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड है, ये बात गलत हो गई। क्यों? न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अर्थात लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, फाइल मतलब आकर्षित होना, प्यार करना। तो जो न्यूक्लियस को प्यार करे यानी पॉजिटिव चार्ज को प्यार करे वही न्यूक्लियोफाइल है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया के एन पे लोन पेयर होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, सीकिंग माने आकर्षित होना, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित नहीं होते, ये भी बात सही है। मुझे बताना था कौन सी बात गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन 65 का हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग the pressure, in which direction will the gas phase reaction proceed to re-establish equilibrium is predicted by applying the Lee-Chadley principle, consider the following reaction। अच्छा ये सब बातें बता दी इसने, ली चैडली ऐसे में देखना, ये रिएक्शन दी हुई है और वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द टोटल प्रेशर एट विच द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। और किस पे प्रभाव देखना है? प्रभाव देखना है भैया के पर। तो के तो केवल टेम्परेचर से प्रभावित होता है, ना प्रेशर से, ना वॉल्यूम से, ना कैटालिस्ट से, ना इनर्ट गैस से। ली चैडलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केवल और केवल टेम्परेचर प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? वांट ऑफ इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं, और वो केवल टेम्परेचर से। तो के विल रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे उसने कर दिया है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। के विल डिक्रीज इंक्रीज वगैरह वगैरह, प्रेशर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। अरे बहुत आसान आ गया, अभी इस तरह का क्वेश्चन किया भी था। अब इस रिएक्शन का मुझे 500 केल्विन पर केसी दिया है 5, और मुझे इस रिएक्शन का केसी मांगा है। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसा बदलाव करूंगा कि ऐसी बन जाए। तो ये एच आई राइट साइड है, मुझे लेफ्ट साइड पहले लाना होगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इक्वेशन 1 रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मेरा काम बताना इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे पता आपने इसको आराम से सॉल्व कर लिया होगा। तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो एच आई भाई साहब मेरा आ गया लेफ्ट साइड, हाफ H2 आ गया राइट साइड, और हाफ I2 भी राइट साइड आ गया। अब जो नया K डैश आया वो 1/5 हो जाएगा, और फिर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 नंबर की इक्वेशन को 2 नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। क्या हासिल हुआ मुझे?
चलिए बच्चों प्यारे प्यारे देख लेते हैं 2HiH2I2 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत जल्दी से इसे कर लिया होगा। अब मैं इसको K डबल डैश अगर रिप्रेजेंट कर लूं तो K डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/5 की पावर 2, बिकॉज जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो K में वो नंबर पावर बन जाता है। तो ये आ जाएगा 1/25, 1/25 में पॉइंट लिया 10 हो जाएगा, 0 लिया 100 हो जाएगा, 100 को 25 से डिवाइड किया 4 हो जाएगा, 0.04 फर्स्ट हो जाएगा। तो 67 का आंसर नंबर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सही होगा फर्स्ट। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मान लीजिए हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है और इसके पास 9 अल्फा H है। तो इसमें क्या होगा, एक बार ये यहाँ पर H प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दूसरे वाला H प्लस हो जाएगा, फिर तीसरे वाला H प्लस हो जाएगा, यानी इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो जितने ज़्यादा दोस्त आपके खड़े हैं उस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, उतना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी फील करेंगे। और जो हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो आप बनाना जानते ही होंगे। इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोजाइलिन, स्पेलिंग मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ऑब्जर्व की, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन कौन है, ऑर्थोजाइलिन ये है टॉलिन, ये है जाइलिन। तो टॉलिन में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा H इसके आ रहे हैं, 3 अल्फा H उसके आ रहे हैं, तो ये भी सही है। अब जल्दी से ढूंढ लो बच्चों, दोनों स्टेटमेंट किसमें लिखा सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 68 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों को। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन लेना चाहना और इलेक्ट्रॉन ले लेना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बाबू आपको एक वैकेंट ऑर्बिटल की नीड है, और जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होती हैं वैलेंस शेल में, और अगर चारों भर गई तो फिर आप समझिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा। और इसमें फेमस एग्जांपल है H3O+। ये देखिए H3O+ में ये स्ट्रक्चर है, ये H3O+ का स्ट्रक्चर है। तो एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, इसके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं जिनमें ये बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो कोई इसको अगर इलेक्ट्रॉन लेने देने आएगा तो दे नहीं पाएगा, इसलिए इसका आंसर सेकेंड है। जो CCl2 है उसमें ये कंडीशन थी, CCl2 में ये कंडीशन है। तो जब CCl2 में ये कंडीशन है सर, तो एक ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ी है। अगर हम इसको अभी हम यहाँ पर सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके झंझट नहीं फंसेंगे, बस ये समझ लीजिए एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है। वैसे तो लीनियर शेप हो जाएगा जब ऑर्बिटल खाली होगी, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर दोनों में डाल देंगे तो लीनियर शेप हो जाएगा। तो ये तो ले सकता है इलेक्ट्रॉन। BCl3 ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। CH3 ने
3 बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो ऑर्बिटल खाली है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं, इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो नहीं पाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, मुझे क्या करना है, मैच करना है। फॉर द रिएक्शन N2+3H2 और कॉलम 1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग अपनी तरफ से ये मान लें कि ये Kc है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर 1N2 था, यहाँ पे 2N2 कर रहे हैं, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को, तो ये Kc की पावर 2 हो जाएगा। तो Kc की पावर 2 कोई है सर, ये है D है, तो फर्स्ट का D मैच करेगा। फिर हम लोग ने यहाँ पे रिएक्शन में अमोनिया को इस साइड ले आए और N2 और H2 को उधर ले गए, तो इस रिएक्शन के लिए 1/Kc हो जाएगा, तो C मैच कर गया। फिर हम लोग ने इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Kc की पावर हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। इसका मीन्स ए का कोई यूज ही नहीं है। तो फर्स्ट का हम लोग ने किया D, फर्स्ट का D 2 जगह था, सेकंड का हम लोग ने किया C, सेकंड का C 1 जगह था, तो सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड आंसर हम लोग ने माना है। आप देखिएगा आपने क्या किया था और आप इसको समझ पाए थे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, वही वाली इक्वेशन अभी बताई थी, उसी से मैच कर लेना। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC। देखो अगर log KC का KC 1 कर लोगे तो ये log 1 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट भी 0 आ जाएगा। अगर KC 1 से बड़ा हो तो KC 1 से बड़ा होगा 1.5, 2, 3, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर KC 1 से छोटा हो, जैसे 0.5 हो या फिर 0.75 हो, तो निगेटिव वैल्यू आएगी लॉग लेने के बाद, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे मैच कर लो, डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा, और निगेटिव का मतलब होता है डेल्टा जी नॉट 0 से छोटा। तो डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा मीन्स शर्त लग रही है ये वाली, तो KC 1 से कम। डेल्टा जी नॉट 0 से छोटा, ये वाली शर्त लग रही, तो KC 1 से ज्यादा। और डेल्टा जी नॉट 0, तो K बराबर 1, K बराबर 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट का D 2 जगह आ रहा, फिर सेकंड का A, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, तो 71 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब 72 के लिए आप लोग तैयार रहिए। 72 बहुत आसान है, ग्राफ दिखा रहा है। देखो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा तो रिएक्टेंट के साथ ही होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट खर्च होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो लिख रहा है वेरिएशन इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो कंसंट्रेशन इस रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएशन इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद टाइम, तो फर्स्ट सी से मैच हो रहा है और फर्स्ट सी से 2 जगह मैच हो रहा है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखो टाइम के साथ साथ क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो रिएक्शन में टाइम बीतने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता है, तो इसका मीन्स है ये हमारा सेकंड का ए हो गया, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर अब आपका कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट हो गया है, चेंज नहीं हो रहा, इसका मीन्स है इक्विलिब्रियम आ गया है। इसलिए थर्ड का थर्ड का बी, थर्ड का बी, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, मैच द फॉलोइंग, बार बार मैच द फॉलोइंग, इक्विलिब्रियम दे रहा है और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव या 0 से कम होना चाहिए, एकदम सही शर्त, के 1 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। मिलाइए, फर्स्ट का हो गया है बी, एक ही ऑप्शन था, ज़्यादा मिलाने की जरूरत भी नहीं थी। फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का हो गया डी, थर्ड का हो गया ए। Aeration for any chemical reaction at a particular temperature, the equilibrium constant is fixed and is a characteristic property. पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता। ठीक है सर, एसरेशन सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है, तो ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? हाँ, 74 करा दिया, 73 करा दिया, कोई छूटा तो नहीं है। 75 लास्ट क्वेश्चन हमारा। In the dissociation of PCl5 at constant pressure and temperature, addition of helium at equilibrium increase the dissociation of PCl5। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये PCl5 है, ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो रहा है। अब कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, अगर देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाई तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाई, अब इनर्ट गैस मिला रहे हो तो गैसियस सब्सटेंस ज्यादा होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा हो, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम जिस तरफ ज्यादा होगा रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी। और इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, इधर 1 लीटर, इधर 2 लीटर है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये बात सही है। इन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 at constant pressure and temperature, addition of helium equilibrium increases the dissociation of PCl5। अच्छा, रीजन में जानने के पहले तरीका क्या होता है? रीजन में तुम जाओ, एक अलग बात है, वो स्टेटमेंट सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट जो एसरेशन है अगर वो सही है तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्यों सही है। जैसे अगर कोई ये पूछे कि PCl5 क्यों डिसोसिएशन बढ़ रहा है इनर्ट गैस मिलाने पर, तो रीजन उसका आपके माइंड में क्या आएगा कि सर इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर में मिला रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है गैसेस का, तो रिएक्शन उस तरफ मूव होएगी जिस तरफ ज्यादा मोल्स हो गैस के या ज्यादा वॉल्यूम हो, और क्योंकि इधर 2 मोल है इधर 1 मोल है इसलिए ये इसका रीजन है। अब क्या यही चीज हमारा रीजन एक्सप्लेनेशन में दी गई है? मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन था। हीलियम रिमूव्स Cl2 फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्शन, यानी कि जो क्रिया क्षेत्र है वहां से हीलियम क्लोरीन को रिमूव करती है। ये बात भैया गलत है। हीलियम क्लोरीन को रिमूव काम करने नहीं करती है, वो तो वहां पर बढ़ाती है हमारा क्या, वो हमारा बढ़ाती है वॉल्यूम। तो अगर इसका एसरेशन का सही रीजन लिखना होता तो यहां पे लिखते एट कांस्टेंट प्रेशर हीलियम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस ड्यू टू दिस रीजन, या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस रीजन रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर मोल नंबर साइड। तो ये रीजन भी सही होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। तो हम लोग यहाँ थर्ड के साथ चले जाते हैं। इस तरह से हमारे पार्ट के जो मुझे फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने थे आपको, वो मैंने कराए, अपनी पूरी प्रयास रहा कि आपको अच्छे समझ में आया हो। फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई कमी रह गई हो, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से बने रहिए, टेस्ट देते रहिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करते रहिए। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ है। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं SBTS टेस्ट 06 का। तो 51 to 75 क्वेश्चन संजीव भाटिया सर ने किया और 76 से लेकर 100 मैं करूँगा, ठीक है ना।
तो देखिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 76 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, log KP अपान KC प्लस log RT इज इक्वल टू 0 इज ट्रू रिलेशनशिप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए आपका ये log KP अपान KC आपका अप्लीकेबल होगा। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ हम लोग बात करते हैं। देखिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इसका डेल्टा एनजी की भी हम लोग निकाल लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2, यहाँ पे देगा 2 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका +1। यहाँ बात करें हम लोग क्या, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 - 3 कर देंगे तो क्या होगा आपका -1। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ डेल्टा एनजे की बात करें इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 - 4 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, log KP अपान KC प्लस log RT इज इक्वल टू 0 किसके लिए है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं KP इज इक्वल टू KC RT की पावर क्या होता है आपका डेल्टा NG होता है। अब अगर हम लोग बात करें यहीं पे डेल्टा NG की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकालें हम लोग, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो KP इज इक्वल टू KC RT की पावर यहाँ पे क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 - 3 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें KP इज इक्वल टू KC प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, सॉरी क्या हो जाएगा आपका -RT हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग निकालें लॉग के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो अगर इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या KP - KC इज इक्वल टू क्या होगा आपका इज इक्वल टू, इसको हम लोग इधर लेके रहें। देखिए यहाँ अगर हम लोग ऐसे लिख दें, पूरे को वैल्यू हम लोग इधर कर दें तो प्लस RT इज इक्वल टू क्या होगा 0। और इसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप जानते हैं log A, देखो log हम जानते हैं log A अपान B इज इक्वल टू क्या होता है log A माइनस log क्या होता है आपका B होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका log KP अपान KC प्लस log RT इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। और यही आपका जो सेकेंड ऑप्शन है उसी के लिए क्या होगा आपका ट्रू रिलेशनशिप रखता है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 77 क्वेश्चन की बात करें। तो देखिए 77 की बात करें तो क्या लिखा आपका है, फॉर द रिएक्शन कार्बन S प्लस CO2 गैस गिव्स 2CO द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 यहाँ दिया हुआ आपका है आर 2.0 एंड 4.0 ATM रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम द KP फॉर द रिएक्शन। तो देखिए आप कौन सी इक्वेशन दी हुई आपकी है, C सॉलिड के फॉर्म में है प्लस क्या दिया आपका है CO2 गैस के फॉर्म में है, गिव्स क्या दिया आपका है 2CO ये भी क्या है आपका गैस के फॉर्म में है। यहाँ सॉलिड के फॉर्म में इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग पार्शियल प्रेशर KP की वैल्यू निकालेंगे तो P क्या होता है प्रोडक्ट अपान क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे P की बात करेंगे CO और क्या है आपका यहाँ पे स्क्वायर अपान यहाँ दिया है CO2 यहाँ पे क्या होगा आपका PCO2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू दिया आपका है CO की वैल्यू कितना दिया आपका है, यहाँ देखो 2 दिया हुआ आपका है। तो क्या करेंगे हम लोग 2 × 2 हो जाएगा अपान देखो क्या दिया आपका है एंड CO2 का कितना दिया है 4 दिया हुआ है 4.0 तो कितना हो जाएगा आपका 1.0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 77 का आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 78 क्वेश्चन की। देखिए 78 क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिटी की बात करते हैं तो अगर एसिडिटी की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है -I -R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है +I +R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ NO2 पे क्या है आपका -I लगेगा, OCH3 पे क्या होगा आपका +R लग जाता है, CH3 पे क्या लगेगा आपका प्लस का I लगेगा
और Cl पे क्या होता है माइनस आई डोमिनेट करता है किससे प्लस आर से। तो देखिए OH तो सब में कॉमन है। अब जानते हैं माइनस आई और माइनस आर के, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ माइनस आई भी हो जाएगा और माइनस आर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा सबसे ज़्यादा होगा आपका, एसिडिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा आपका NO2 हो जाएगा, फिर कौन सा होगा आपका Cl हो जाएगा, फिर कौन सा होगा आपका OCH3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा आपका यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो देख लीजिए थर्ड के बाद कौन सा होगा आपका थर्ड के बाद कौन सा होगा आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या हाइपर कंजुगेशन लग जाएगा। तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड के बाद क्या होगा फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, और सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 78 का थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 79 की। देखिए क्या लिखा हुआ आपका, इन द रिएक्शन 2p प्लस q इज इक्वल गिव्स 3r प्लस s इफ 2 मोल ऑफ ईच p एंड q टेकन इनिशियली इन ए 1 लीटर फ्लास्क में एट इक्विलिब्रियम विच इज ट्रू। क्या दिया आपका है, इसका मतलब देखिए इसके क्या है 2 मोल दिए हुए हैं। हम ऐसे बोले आपसे तो इसके कितने मोल दिए हुए हैं आपके हैं 2 मोल दिए हुए हैं, इसके कितने मोल दिए हैं 1 मोल दिए हुए हैं। तो पूछा है इनिशियली 1 लीटर फ्लास्क में रखे गए हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आपका। अब हम लोग ने देखें कि अगर इनिशियल में क्या है आपका, इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, तो इसके मोल ज़्यादा है, इसके मोल कम है, तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, कहाँ जाएगा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा आपका P से Q में। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, Q की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन P की वैल्यू कम हो जाएगी किससे, Q से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका P लेस देन क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ठीक है ना। P क्या हो जाएगा आपका P लेस देन क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए 80 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मोल ऑफ PCl5 अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन एज PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इज 0.25, ठीक ना, एंड द टोटल प्रेशर इज 2.0 atm। द पार्शियल प्रेशर आप क्या पूछा आपसे है Cl2 के लिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर इक्वेशन लिखे हम लोग यहीं पे PCl5 गिव्स क्या हो जाए आपका PCl3 प्लस क्या हो जाए आपसे Cl2। यहाँ देखिए क्या दिया आपका इनिस, क्या दिया आपका अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ दिया आपका है, यहाँ पे ए मोल अगर दिया हुआ आपका है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग बोल दें, देखो T इज इक्वल टू 0 पे 1 मान लिया आपने, और T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आपने मान लिया क्या x मान लिया, तो a माइनस x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x। अब अगर टोटल पूछा जाए, टोटल मोल पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या होगा आपका, यहीं पे ले लें हम लोग क्या a माइनस x प्लस x, तो यहाँ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस x हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एक क्या होता है, अगर निकाले PCl5 का हम लोग निकाले क्या टोटल, तो यहाँ पूछ देगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसके लिए, PCl5 के लिए निकाले अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर PCl5 के लिए, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, तो क्या होगा आपका उसके मोल मतलब क्या होगा आपका a माइनस x अपॉन a प्लस x, और क्या होगा टोटल प्रेशर कितना दिया है इंटू 2 दिया हुआ आपका है, ठीक है ना। और यहाँ बात करें, देखिए इक्विलिब्रियम पे लेकिन कितना दिया आपका यहाँ पे देखो 0.25 दिया है, कितना दिया है 0.25। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर इसकी वैल्यू कितना दी है 0.25 दे दिया है, तो अगर यहाँ मान लें हम लोग क्या ए मोल, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देख लें कि अगर इक्विलिब्रियम पे क्या दिया आपका 0.25 दे दिया है, तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखिए इसके देखो यहाँ पे x इक्विलिब्रियम पे कितना दे दिया है 0.25 दे दिया है, और यहाँ टोटल प्रेशर, तो देखो आपसे हम लोग ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर किसके लिए निकालें PCl3 के निकालें, तो क्या होगा उसके मोल अपान टोटल मोल, तो उसके मोल कितने हैं x अपान टोटल मोल क्या होगा आपका a प्लस
एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका PCl2 की बात करें तो उसके मोल अपान टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। तो देखो यहाँ पे A प्लस एक्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ बात करें हम लोग तो टोटल देखो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू कितना दे दिया आपका है, यहाँ पे 0.25 दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ टोटल प्रेशर कितना दिया आपका है 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए PCl2 का प्रेशर पूछ रहा है आपसे, देखो क्या होगा आपका 25 दूनी 50 तो कितना हो जाएगा आपका 0.50 हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे क्या कि टोटल पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर आप Cl2 एट इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर पूछेगा आपसे। तो देखो यहाँ पे x है और x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.25 हो जाएगा और 2.25 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.50 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका बताइए, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बोलिए चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है 81 के हम लोग बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ है इवोल्यूशन Kp फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI if 2 mole of each H2 and I2 are taken initially। देखिए H2 plus I2 gives 2HI। तो देखिए अगर हम बात करें हम लोग क्या इनिशियली दे दिया हुआ, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे अगर दे दिया आपसे क्या 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा आपका 0। इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, देखो इक्विलिब्रियम मोल अब 2HI जो पूछ रहा है आपसे क्या होगा आपका। तो अगर t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे देखो क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर इसके 2 दे दिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम ऑफ HI आर 2, तो इक्विलिब्रियम पे अगर 2 दे दिया है तो अगर यहाँ पे 2 दे देंगे तो 2 और इक्विलिब्रियम पे अगर है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा आपका, अगर 2 माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ पूछा है इक्विलिब्रियम अगर 2 दिया हुआ है तो 2 तो दिया हुआ है लेकिन इसके इनिशियल मोल कितने हैं 2 मोल दिए हुए हैं, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, कितना होगा आपका 4 मोल हो जाएगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं क्या इक्विलिब्रियम मोल कितना होगा आपका HI के लिए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर लेकिन क्या हो जाएगा आपका 4 मोल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे देखिए ये पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसके मोल पूछा है तो कितना हो जाएंगे आपके 4 मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 82 की बात करें तो देखिए 82 में क्या दिया हुआ है 4 मोल ऑफ A आर मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ B when 2 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो देखो क्या दिया इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, तो देखो आपको दिया हुआ A मोल आर मिक्स्ड, मतलब क्या करेंगे हम लोग अगर T इज इक्वल टू 0 की बात किया जाए तो क्या होगा आपका 4 मोल ऑफ A और यहाँ 4 मोल ऑफ B। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे बोले हम लोग क्या यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो गया 0 और 2 मोल ऑफ C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल 1 मोल 1 मोल यहाँ पे 1 मोल है। तो अगर T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ कितना दे दिया आपका है 2 मोल। C के अगर 2 मोल बन रहा है इसका मतलब D के भी कितने बनेंगे 2 मोल बनेंगे और यहाँ बात करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2 और 2 हो जाएगा। यही पूछे आपसे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्रोडक्ट अपान क्या होता है रिएक्टेंट, तो C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन अपान A का कंसंट्रेशन अब इंटू क्या होगा आपका B का कंसंट्रेशन। तो देखिए 2 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1.0 मीन्स Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 82 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर मीन्स फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वो आएगा आपका आंसर क्या फर्स्ट आएगा लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा सेकेंड, ठीक है। चलिए
आइए बात करते हैं हम लोग हैं 83 की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की जिसके पास जितना ज़्यादा होते हैं उसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है और वो कंपाउंड ज़्यादा या मोर स्टेबल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे पूछा हाईली स्टेबलाइज, तो पूछा जाए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पूछा जाए देखो इस कार्बन पे कितना होगा आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ कितना होगा आपका, देखो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ कितने होंगे आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो क्या जाएगा आपका, क्या वो मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा और वही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो यहाँ पे 83 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 84 की। देखिए 84 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, अगर मोस्ट एसिडिक की बात किया है तो देखिए हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, -I - R के डायरेक्टली होता है, +I और +R के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, NO2 दो जुड़े हुए हैं तो -I - R दो जगह लग गए आपके। यहाँ पे एक ही जगह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक जगह जुड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है +I भी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिया है आपका, देखिए यहाँ पे देखें क्या प्लस का I लगा है। तो जहाँ जितना ज़्यादा -I - R वो क्या होगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन उसका मोस्ट स्टेबल बनेगा। तो कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे 84 का क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 84 का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 85 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ आपका है, विच इज स्ट्रांगेस्ट बेस इन फॉलोइंग। मतलब इस पूरे फॉलोइंग पूछा गया, पूरे कंपाउंड में किसमें स्ट्रांगेस्ट बेस होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें यहीं पे तो देखो यहाँ पे जो एलिफैटिक एमीन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन की। तो यहाँ पे स्ट्रांगेस्ट बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, 2 प्लस का I लगे हुए हैं। तो जहाँ पे +I ज़्यादा लगेगा वही कंपाउंड स्ट्रांगेस्ट बेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका थर्ड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 86 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका, सेक्शन बी की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे पीएच मीन्स क्या होता है आपका, बेंजिल ग्रुप फेनिल ग्रुप बोलते हैं। तो आप जानते हैं 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन है आपका, ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल आपका हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि बेंजाइल कार्बोकेटायन की बात किया जाए तो 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री क्या होता है आपका 1 डिग्री। फिर कौन सा आ जाएगा आपका एल्किल, क्या होगा आपका 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका 86 का आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 87 की बात करते हैं, क्या लिखा आपका है, विच इज मोर स्टेबल। तो देखिए क्या लिखा हुआ आपका, अगर मोर स्टेबल की बात करें हम लोग तो फिर क्या होगा आपको देखा लिखा हुआ आपका CH3 CH प्लस CH3 CH3 CH2 प्लस, यहाँ CH2 प्लस, यहाँ पे NO2 नन ऑफ दिस। तो बताइए अगर हम लोग यही बात करें तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा मोर स्टेबल कौन बनाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे अगर मोर स्टेबल की बात करें तो देखो यहाँ पॉजिटिव सब पे चार्ज है। तो आप देखो यहाँ पे NO2 पे क्या लग जाएगा आपका -I - R और ये स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस का I, क्या लग रहा है प्लस का I लग रहा है। अगर प्लस का I है तो क्या करेगा स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो यही कंपाउंड क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा। मीन्स 87 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कौन सा होगा, एक ही प्लस I लगा हुआ है। ठीक है ना, इस वजह से क्या होगा आपका फर्स्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा आपका। ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं
88 क्वेश्चन की, देखिए 88 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, पूछ दिया आपसे मोस्ट एसिडिक। तो अगर मोस्ट एसिडिक की बात किया जाए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, OHCH2COH दिया हुआ है, NCCH2COH दिया हुआ है, NO2CH2COH दिया हुआ है। तो मोस्ट एसिडिक की बात किया गया। अगर मोस्ट एसिडिक की बात करेंगे तो आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो -I - R के बराबर होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, +I + R के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि मोस्ट एसिडिक की बात करेंगे तो जहाँ पे NO2 जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा आपका मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, NO2 पे -I - R, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो फोर्थ इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 89 विच इज मोस्ट स्टेबल। आप जानते हैं अगर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल 3 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और क्या होता है 1 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन क्या 3 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बेंजाइल फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे बेंजाइल फ्री रेडिकल है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है आपका मोर स्टेबल होता है। तो 89 का थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, कम है इसमें। चलिए अब बात क्या पूछा गया 90 में, द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें देखो कैसे बनेगा आपका 2,3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, तो क्या पूछा है इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन। तो देखिए यहाँ पे क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखा जाएगा तो 4 क्या बोलते हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पूछ रहा है क्या कैन बी एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा देखेंगे हम लोग तो क्या होगा आपका 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन क्या होगा मोर स्टेबल देन क्या होगा आपका 2 ब्यूटीन से हो जाएगा। ठीक है। 91 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, AB डिसोसिएट एज 2AB गैस gives 2A plus B2 gas when the initial pressure of AB is 500 millimeter. The total pressure becomes 625 millimeter when the equilibrium is attained. Calculate Kp for the reaction assuming volume remain constant. वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका रिमेन कांस्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या 2AB गिव्स किस में चेंज हो रहा है आपका 2A प्लस किस में चेंज हो रहा है आपका B2 में। अगर T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बोला जाए आपसे क्या 500 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 0। लेकिन अगर T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे बात करें, अगर T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मान लें यहाँ पे x मान लें, क्या मान लें हम लोग x मान लें तो 500 माइनस x, लेकिन इसके कितने मोल हैं 2 मोल हैं। अगर 2 मोल हैं तो क्या है x है, तो इसके 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब पूछा देखो टोटल प्रेशर आपका दिया है कितना 625, तो यहाँ हमको देखना है टोटल प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा टोटल प्रेशर इसको जोड़ लीजिए आप तो क्या होगा आपका 500 माइनस x प्लस x/2, इस चीज़ को काट लीजिए और टोटल प्रेशर कितना दिया है आपका 625 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका यहीं पे
125 इज इक्वल टू x/2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। अब अगर बात करें हम लोग यहीं पे देखिए क्या पूछा आपसे Kp, तो Kp हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट अपान क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ बात करें तो देखो क्या दिया, x/2 दिया हुआ है। तो अगर x/2 देगा तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालें किसके लिए, p यहाँ पे a का यहाँ स्क्वायर इंटू p/2 अपान p/ab का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो x है, तो x की वैल्यू कितना देगा आपका 250 हो गया। तो 250 कर दीजिए इंटू इसका दिया हुआ है p/2 x/2, तो इसका कितना होगा 125, लेकिन 250 कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। तो 250 इंटू 250 इंटू 125 अपान यहाँ देखिए यहाँ दिया क्या आपका 500 माइनस x, तो 500 माइनस क्या होगा आपका 500 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। लेकिन कितने 2 मोल दिए हुए हैं तो इंटू 250 हो जाएगा। तो यहाँ कितना इससे से कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 125। कितना आंसर आ जाएगा आपका 125 आंसर आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 92 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ आपका है, यहाँ Q क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर Q पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक हो रही है इसका मतलब क्या होगा आपका, अगर ये क्या होगा आपका, पूछ रहा है द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सी एंड डी क्या हो रहा है, डिक्रीज करेंगे। अमाउंट ऑफ सी एंड डी क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे। अमाउंट ऑफ सी एंड अमाउंट ऑफ डी डिक्रीज, ऑल द अमाउंट रिमेन कांस्टेंट। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ याद रखिएगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर बढ़ रही देखो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए आपका, अमाउंट ऑफ सी एंड डी क्या करेंगे आपके, इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, अगर एक्सोथर्मिक हो रही है तो क्या होंगे आपका अमाउंट ऑफ सी एंड डी क्या होंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए 93 देखिए क्या दिया आपका, द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज 8 दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है इसके लिए क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए। तो याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें यहीं पे इसको हम लोग क्या मान लें K, इसको हम लोग मान लें क्या K डैश। तो K डैश इज इक्वल टू, देखिए इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है, मीन्स क्या बोलेंगे 1/K। और इसको क्या कर दिया आपका, क्या कर दिया इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/8 का क्या होगा स्क्वायर, तो बोलेंगे 1/ क्या हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे 83 का आंसर, 93 का आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट 1/ क्या होगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 94 का। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो क्या दिया आपका है, द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन, ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो देखिए दिया द रेशियो ऑफ 9:1 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x ऑफ x एंड ए बी इक्वल द टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम 1 दे दिया हुआ है, 1 and 2 फॉर द रिएक्शन पूछ रहा है, दोनों के लिए क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे x y प्लस जेड में डिसोसिएट हो तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, यहाँ फार्मूला होता है इसके लिए अगर हम लोग मान लें क्या P1 मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें P2 मान लें, तो क्या होगा आपका Kp1। अगर देखिए x y प्लस जेड में डिसोसिएट हो जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है, लिखिएगा अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होता है आपका P1। यहाँ पे Kp1 ले लीजिए, ठीक है ना। 1 क्या बोलेंगे अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होता है P1। और अगर देखिए A to B में चेंज जाए तो यहाँ पे क्या होता है आपका
Kp2 के लिए फार्मूला होता है आपका अल्फा, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर अपान क्या होगा आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका P2। तो आपसे क्या दिया है P1 और P2 क्या पूछा आपसे, देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ आपका है Kp1 एंड Kp2 की रेशियो कितना दिया आपका है 9:1 दिया हुआ। तो हम ऐसे लिख दें Kp1 अपान Kp2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख दें, थोड़ा सा ऐसे ले तो अच्छा रहेगा, अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1 अपान 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2। इसकी वैल्यू कितना दिया है 9:1 दिया हुआ है। और इसकी देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दे दिया है, सब इक्वल दे दिया। इसका मतलब ये क्या होगा, इससे ये सब कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 4 तो बचा हुआ है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे P1 अपान 4 P2 हो जाएगा। तो यहाँ बोल दीजिएगा आप P1 अपान P2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 9 चौका 36 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो P1 अपान P2 क्या हो जाएगा आपका 36 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 95 का। देखिए 95 में क्या दिया हुआ आपका है, द करेक्ट आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फ्री रेडिकल की बात करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ देखिए सब क्या है आपके, क्या है एल्किल फ्री रेडिकल हैं। तो याद रखिएगा एल्किल फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो 3 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन क्या होगा आपका 2 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ क्या होगा आपका 3 डिग्री के बाद देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ इथाइल यहाँ प्रोपाइल है तो इथाइल फ्री रेडिकल। इसके बाद कौन सा आएगा इथाइल फ्री रेडिकल, फिर प्रोपाइल, फिर क्या होगा मिथाइल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स क्या बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। ठीक है ना। 96 देखिए क्या दिया, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है आपका, जगह देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने ज़्यादा वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है उतनी ही कम होती है। और अगर कम होगा तो इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा आपका sp2 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका sp। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपका ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा आपका फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर सेकेंड, फिर क्या होगा थर्ड। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और क्या होगा आपका थर्ड। तो कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए। थर्ड इज द राइट आंसर। आइए 97 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -i पावर की बात किया गया है। तो -i पावर की बात करेंगे तो बताइए -i पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर क्या होगा आपका इसके लिए। सबसे ज़्यादा -i -r किस में होता है आपका, NO2 में होगा। फिर किस में होगा बताइए, फर्स्ट के बाद कौन सा होगा Cl -i डोमिनेंट किस में होता है +r में होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, देखो यहाँ पे -i डोमिनेंट क्या -i डोमिनेंट क्या होता है +r से, यहाँ -i क्या होता है -r होता है। CO2 की बात करें तो -i ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो फर्स्ट के बाद कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड के बाद सेकेंड के बाद क्या होगा आपका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 97 का आंसर कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा। आइए बात करते हैं 98 की। देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिए हुए हैं, पूछा गया आपका क्या ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो अगर एसिडिटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i -r
क्या बोलेंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई प्लस आर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, NO2 पैरा पर जोड़ेंगे तो क्या माइनस आई माइनस आर, यहाँ पे सिर्फ और क्या लगता है, माइनस आई लगेगा। यहाँ कौन सा लगेगा आपका, प्लस का आई हो जाएगा। तो बताइए आपको क्या होगा आंसर इसमें, एफिनिटी की बात करेंगे तो जल्दी बताइए। फोर्थ के बाद कौन सा होगा आपका, थर्ड के बाद कौन सा होगा बताइए, फर्स्ट, क्योंकि प्लस आई क्या करता है, बढ़ा देगा। तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना। बात करते हैं 99 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपसे है, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या पूछेंगे, तो देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया कि हाइपर कंजुगेशन कितना होगा यहाँ पे। तो देखिए इस कार्बन से हमको देखना है, तो यहाँ कितने होंगे आपके बताइए, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कितने हैं, 1 हैं। तो 2, 3, 5 और 1 6, तो कितने हो जाएंगे आपके, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, देखो पूछा है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग कितने होंगे आपके, 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब पूछा गया क्या, द हायर होमोलॉगी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका हायर होमोलॉगी क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH2 होगा। होमोलॉगी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, CH2 का और डिफरेंस हो जाएगा, और CH2 का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ देखो आपका 1, 2 और 3, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे CH2 और ज़्यादा हो गया। तो होमोलॉगी का मतलब क्या होगा आपका, हायर होमोलॉगी, मतलब CH2 का और डिफरेंस, मतलब 2 से 3 में चेंज हो जाए तो हायर होमोलॉगी कौन सा होगा आपका, यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 76 से लेकर 100 तक, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। पेपर आप लोग का बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये पेपर सब NCERT बेस्ड है, अच्छे क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।